संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने गुरुवार को सीकर शहर में अनेक स्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुबह सीकर के नेहरू पार्क का निरीक्षण किया। इसके बाद नानी बीड़ और नानी लेक का निरीक्षण कर आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। संभागीय आयुक्त ने गुरुवार को शहर का दौरा करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं, जिले के विकास आदि को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद संभागीय आयुक्त ने जनसुनवाई कर मौके पर ही अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, एडीएम धारा सिंह मीणा, एसडीएम गरिमा लाटा, शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय, विद्युत, जिला परिषद सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने विभिन्न विषयों, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने समस्याओं के समाधान की बात कही। मीडिया से बात करते हुए डीसी ने बताया कि पूर्व की बैठक के बाद और निरीक्षण करने के बाद सीकर जिले में अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और भी सुधार की गुंजाइश है, जिसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं तो जाऊंगा उस क्लास में जहाँ शोर हो रहा होगा, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? इतने सारे स्कूलों में, इतनी सारी क्लासेस में मैं वहाँ कैसे पहुँच जाता हूँ जहाँ गड़बड़ी है? बताओ, तो बच्चे शोर, तो ये उसमें से अगर कोई एक क्लास टीचर ने सिर्फ मैथ पे 2 ही सवाल लिखे हैं वो बोर्ड पे थे, अगर 3 घंटे में यही पढ़ाया है तो शर्म की बात है। आप बताओ, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजे हैं और वो जब स्कूल में जाके और ऐसा हो जैसा इन बच्चों के साथ होता, आपने देखा? अच्छा, ये 10th के बच्चे हैं, इनका बोर्ड का एग्जाम है, सर उनको भी हम अटेंड क्यों नहीं करना चाह रहे? मुझे समझ नहीं। अच्छा, इनके जो थे मैथ्स वाले तो अपने देख के चले गए, अपने जाके कहीं बैठ गए फिर पेपर। उनको कायदे से उनको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जो इंग्लिश के टीचर थे, जो स्कूल में मौजूद थे, है ना, स्टाफ रूम में बैठे थे, क्या उनका दायित्व नहीं था कि स्कूल में जो 45 मिनट का टाइम है वो कम से कम, चलो पढ़ाने का मूड नहीं था या मन नहीं था, है ना? वैसे तो सरकार में ऐसा विकल्प नहीं है, जब हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं और जब 80,000 रुपये के बोर्ड में इस पर अंग्रेजी विषय निकाल दिया है क्या? तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मुझे ये बात समझ, अरे स्कूल भी आ रहे हैं, स्टाफ रूम में बैठने में ऐसा क्या आनंद आ रहा है? तो काम चोरी इसी को कहते हैं। इसी को नहीं आता तो पेट्रोल बचता देश का। अगली बार जो संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी होगा, जिसका जो कार्य होगा, उसका पर्यवेक्षण दायित्व निर्धारित करते हुए आप ही को मैं कागज पकड़ाऊंगा, नोटिस या चार्जशीट जो भी होगा। इससे आगे क्यों करता? मैं बताऊँ कहाँ का जाके क्या क्या चेक करेंगे? आपका दूसरा स्कूल कौन सा था जहाँ वो मैडम नहीं थी? नहीं, मैडम जी सर नहीं थे, तो एब्सेंट है। आप देखो, सुनो मेरे पास, आप अटेंडेंस मंगाओ उनकी व्हाट्सएप, तब अब एंश्योर कराइए। इसकी मंगा लो ना, जो अटेंडेंस रजिस्टर है इसकी मंगा लो, क्या दिक्कत है? तो नहीं मंगाओगे। पटवारी श्री भवनलाल एवं को-अभिलेख निरीक्षक अनुपस्थित पाए गए। प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का अंक का नोटिस बोर्ड पर किया हुआ नहीं है, इसमें तो नाम भी नहीं लिखा हुआ। इसको तो हम अगले 5 दिन में सबको कंप्लीट। अब तक क्यों नहीं दिया आपने? 2 महीने हो गए कहे हुए आप, जब आप 5 दिन में कर सकते हो काम। इतना स्टाफ नहीं है सर उसमें। ऐसे छोड़ो आप इस सब छोड़िए यार, क्या स्टाफ नहीं? आपको स्पष्ट कहने के साथ क्या जरूरत है? विभाग ऐसे कह रहा है, उसकी पालना के लिए कह रहे हैं, एक बात। दूसरा, पेंशनर्स को जहाँ आवश्यक है और जहाँ लिखने की आवश्यकता है, अगर कोई जीवन रक्षक औषधि है जो जेनरिक में उपलब्ध नहीं है, उसको डॉक्टर लिख सकता है। ये भी ऑर्डर एफडी से चलो ना, नहीं आप रास्ता फैला रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ ये सब चीजें। ये नहीं करें आप पीएमओ, आपका दायित्व है। हाँ, मैं वर्तमान के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सर, जो पिछली बार आपने बैठक की थी और इस बार बैठक की है, उस दोनों में क्या अंतर आया है? क्या अभी भी लापरवाही उसी तरीके से है, उसमें कोई सुधार नहीं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा, और जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, और जो सीकर जिले के अधिकारियों की टीम है उनको बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नज़र आया है। और कुछ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लें तो स्कूल्स जो हैं हमारे ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं। इसका मतलब आप देखेंगे कि स्कूल्स हैं, उसकी बिल्डिंग्स हैं, वो इम्प्रूव हो रही हैं, वाइट वॉश हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, नया फर्नीचर आया है, पंखे आए हैं, ट्यूबलाइट्स आई हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आए हैं। जो टीचर्स हैं बच्चों को नियमित रूप से जा भी रहे और पढ़ा भी रहे, कुछ एक अपवाद को छोड़ दें तो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरा इम्प्रूवमेंट जो स्पष्ट देखने में आ रहा है वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पे जो पीएमओज हैं, स्पेशली जो अपनी बड़ी सीएससीज हैं, जैसे पिछली बार जब आए थे तो अजीतगढ़ में नोटिस जारी किया था, और रिंगस में भी बहुत 5-6 लोग एब्सेंट मिले थे। बहुत अजीतगढ़ में तो बहुत ख़राब स्थिति थी। सीएमएचओ साहब को भी नोटिस जारी हुआ था, चार्जशीट जारी हुई थी, बट उसके बाद डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। इस बार मैं से अभी जब विजिट करते हुए कल आया तो अजीतगढ़ में 10 साल बाद ऑपरेशन शुरू हुए हैं। सीजन सेक्शन, कल भी एक सीजन सेक्शन था, 3 सीजन सेक्शन हो गए। जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है वो 2 टाइम्स हो गई, दुगनी हो गई हैं।
पिछली बार एक भी मरीज भर्ती नहीं था, इस बार 40 मरीज भर्ती पाए गए हैं। तो और उन्होंने भामाशाह के सहयोग से करीब 30-1 लाख रुपए का जो डोनेशन है वो भी लिया है, उपकरण भी लिए हैं, जिससे उनका ओटी, उनका जो सीजरियन का सिस्टम है, उनका जो पीडियाट्रिक यूनिट है, वो सारे फंक्शनल हो गए हैं। और अब जो कस्बे में करीब 15,000 लोग जो रहते हैं, उनको स्थानीय स्तर पे ही जयपुर जाने के स्थान पे वो सेवाएं वहीं मिल पाएगी। यही कहानी है वो जैसे रिंगस में पीएमओ है डॉक्टर विनोद गुप्ता, उन्होंने वहाँ ओपी वर्मा साहब ने जैसे मेहनत करी है, वहाँ उन्होंने विनोद जी ने काफ़ी मेहनत करी है। और रिंगस में भी जैसे अपने ऑपरेशंस भी हो गए और सीजरियन भी हो गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक ऑपरेशन तो एक संकेत है कि ये परिवर्तन का संकेत है। बाकी ओवरऑल हॉस्पिटल की फंक्शनिंग्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स आना, इंडोर बढ़ना, डिलीवरीज बढ़ना, ये एक बड़ा और एक अच्छा संकेत है। यही निर्देश कल खाटू श्याम जी में भी दिए, श्री माधोपुर में भी दिए, अन्य स्थानों में गए। और उनको जो स्टाफ था और डॉक्टर्स थे, उनको अपन ने प्रशस्ति पत्र भी दिए, दानदाता हैं उनको भी धन्यवाद पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया, जिससे कि और लोग भी आगे आए, मोटिवेट होएं और अच्छा काम करें। इसी प्रकार सर, आपने सुबह कई सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में आपकी टीम ने भी दौरा किया है, कई देर से भी मिले, कई एब्सेंट भी मिले, उन पर क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें मुझे कहना है कि संभागीय आयुक्त कार्यालय में हम लोग ये विचार रखते हैं कि कोई भी सेवा देने से पहले या सर्विस देने से पहले सेवा स्थल पे सेवा प्रदाता की उपस्थिति आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति है वहाँ पे, अगर ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, अगर टिकट खिड़की पे क्लर्क है तो टिकट वो बांट पाएगा, नहीं तो टीचर है तो पढ़ाई होगी, डॉक्टर है तो इलाज होगा, ये तो आगे बात ही नहीं होती। तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और इसमें काफ़ी सुधार है। और दूसरी बात जो है, वो जो आदमी व्यक्ति है जो उसकी निर्धारित ड्यूटी है उस ड्यूटी को करे, जो उसको पढ़ाने का काम है, चाहे मरीज देखने का काम है, चाहे पोशाक वितरण करने का काम है, चाहे पटवारी को नकल देने का काम है, ग्राम सेवक को कोई ग्रामीण विकास संबंधी काम है, वो अपना निर्धारित काम है वो करे। इस दो बातों में जोर है, इसमें बहुत अच्छा सुधार आया है। फिर भी अपवाद स्वरूप कुछ जगह आज हमें एब्सेंट मिले हैं लोग, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में हमें एब्सेंट मिले हैं, कुछ स्कूल्स में एब्सेंट मिले हैं, एवीएनएल ऑफिस में 4 जने एब्सेंट मिले। तो आज बैठक में निर्णय लिया गया, जो एब्सेंट मिला है, क्योंकि अब समझाइश बहुत हो गई है और नोटिस वगैरह पहले जारी की चुके हैं, उन सभी एब्सेंटीज को चार्जशीट दी जाएगी। तो आज शाम अभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए, चार्जशीट बना करके शाम को 6 बजे तक कलेक्टर साहब को उनको सबमिट करना है। तो आई होप कि जहाँ हार्ड एक्शन जरूरी है वहाँ पे वो मैसेज फिर जाना जरूरी है, क्योंकि जो आदमी समय पे आ रहा है, ये जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उसमें, और जो नालायक है, जो कामचोर है, उसमें फ़र्क करना आवश्यक है। तो वो कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। पिछली बार जब आप दौरे पे आए थे तो आपने ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को लेकर वीडियो भी बनाया था और आपने इशू भी खड़ा किया था कि ये अगले मीटिंग से पहले सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। उसका समाधान आपने देखा भी होगा, अभी आप आए भी हैं, और अभी तक उसकी कुछ हुआ नहीं। देखिए, इसमें कुछ फ़र्क तो निश्चित रूप से आया है। आज भी हमने जैसे सुबह विज़िट किया था, कलेक्टर साहब भी साथ में थे, एसपी साहब भी कल साथ में थे जब विज़िट किया था। आज ईओ जो कमिश्नर है, एडीएम साहब, सब लोग विजिट थे। इसमें कुछ एक डायरेक्शन हमने और दी हैं। एक तो जो डिवाइडर्स हैं यहाँ पे, उसमें मैंने प्लांटेशन के लिए कहा है। मैंने कमिश्नर साहब को ये भी कहा है, जो अपने जयपुर रोड जो मेन रोड है, वहाँ पे अपने जो हाईवे की सड़क है, उसके दोनों तरफ स्लिप लेन्स डेवलप करने का विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ करीब 250 फुट चौड़ी रोड है, उस पर विकास करने की बात आनी चाहिए। दूसरा, जो अस्थायी अतिक्रमण अगर कोई शेष है, तो मैं एसपी साहब यहीं बैठे हैं, कमिश्नर साहब भी यहीं हैं, तो इसमें प्रशासन की तरफ से, नगरपालिका और पुलिस की तरफ से संयुक्त टीमें गठित होनी चाहिए। और जो अस्थायी अतिक्रमण है, जो ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हटाने का एक निश्चित व्यवस्था, दैनिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे दैनिक रूप से कोई सब्जी वाले या जो दुकानदार बाहर सामान रख देते हैं वो नहीं हो, जिससे ट्रैफिक का आवागमन बाधित न हो। उसके अलावा जो एक सुबह डेवलपमेंट रिलेटेड जो चीज़ है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि सुबह सब लोगों ने नेहरू पार्क का भी विज़िट किया था, स्मृति वन का विज़िट किया था, और अपना जो नानी बीड़ का जो क्षेत्र है, वह वन विभाग का क्षेत्र है, उसमें डीएफओ साहब भी साथ में थे, तो उसको भी डेवलप करने का काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। और इन्होंने 3-3 महीने का समय मांगा है, जो संबंधित अधिकारीगण है, कमिश्नर नगर पालिका ने, डीएफओ साहब ने, तो उनको भी स्मृति वन की तर्ज पे विकसित किया गया। इससे शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक कोई वॉकिंग के लिए और एक पर्यावरण की भी रक्षा, वॉकिंग के लिए भी स्थान मिल सके, एक बच्चों के जाने के लिए वहाँ झूले और डेवलप की जाए, जिम्नेजियम डेवलप किया जाए, नेहरू पार्क में भर्ती करके उसको ऊंचा लिया जाए, जो बावड़ी है निर्माण उसके तेज़ी लाई जाए। तो इन्होंने मुझे 3-3 महीने कमिट किया है। इसमें भी जो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इसमें भी कुछ फ़र्क आएंगे। 100 दवाओं को लेकर इशू आए हैं, जिसमें बाहर की कंपनियों की दवाइयाँ लिखी जाती है, जबकि जेनरिक नहीं लिखी जाती। आपके सामने भी कई शिकायतें मिली हैं, एक बड़ा इशू है ये मेडिकल को। देखिए, पीएमओ साहब सीकर और प्रिंसिपल साहब पारिक साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सुबह आज मेडिकल कॉलेज को भी हमने विज़िट किया है, तो मैं उसके लिए आपको कहना चाहूँगा कि मतलब क्योंकि मैं यहाँ से पहले जोधपुर डिविजनल कमिश्नर था और एम्स को विज़िट करने का मौका मिलता था, तो जिस तरह की बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग वहाँ तैयार हुई है, जिस तरह का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है,
उससे ऐसा फील आती है, ऐसा एहसास होता है जैसे हम एम्स की बिल्डिंग में आ गए। बट सिर्फ बिल्डिंग से एम्स नहीं बनेगा, एम्स बनेगा वहाँ जब जो डॉक्टर्स अगर बहुत अच्छे हैं, कमिटेड हैं, जो यहाँ हैं भी, और वहाँ जो जिस तरह की टीचिंग फैसिलिटी और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट फैसिलिटी जब हम दे पाएंगे, तो उसके लिए भी आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। जो गौशाला समिति से जो बात चल रही थी काफ़ी समय से, उसमें सरकारी तरफ से स्वीकृति आ गई है। 2 तरह की स्वीकृति आई है। 1 करोड़ 48 लाख रुपए उनको जो एग्रीमेंट के तहत देने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है कलेक्टर साहब के प्रयासों से। साथ में जो 2 ट्रस्टीज़ को प्रबंधन कमेटी में लेना था उसकी भी आ गई है। तो आज वो भी एक अच्छा काम हो गया कि जिससे हॉस्पिटल बनने का जो पास की ज़मीन है मेडिकल कॉलेज के एडजॉइनिंग, वो रास्ता भी साफ़ हो गया है। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेडिकल कॉलेज के एडजॉइनिंग ही जो वहाँ हॉस्पिटल जो है बड़ा हॉस्पिटल बन पाएगा। तो एक मेडिकल कॉलेज लेवल का होगा जो इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। पर जो अभी एसके हॉस्पिटल सीकर है, वहाँ पे अभी भी कुछ बैड प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस है वो जारी हैं। मैंने उनको नाराज़गी प्रकट की थी पीएमओ साहब से। हमने एक चेकलिस्ट भी इनसे बनवाई है जिसमें 2-3 निर्देश इनको दिए थे जिन्होंने पालना नहीं की, जिसके प्रति मैंने नाराज़गी प्रकट की है। उसमें महत्वपूर्ण है कि ओपीडी जब समय खत्म हो जाता है उसके बाद भी 2 डॉक्टर्स कैजुअलिटी में साथ में अवेलेबल रहेंगे, जिससे ओपीडी के बाद कोई मान लो 4 बजे को दिखाने आता तो उसको पूरा ताला लगा हुआ ना मिले। अगर 77 डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, यहाँ शायद 67 है, तो 67 डॉक्टर्स सभी 9 से 3 ही आए और बाकी फिर सिर्फ कैजुअलिटी में रहें, ये इमरजेंसी में रहें। ये ठीक नहीं स्थिति है। उसमें से 60 सुबह आ सकते हैं और 2 हैं जो 3 से 9 ही अवेलेबल रहें, जिससे दोपहर के समय, शाम के समय भी जिसको समय मिल रहा है तो अपनी सुविधा अनुसार हॉस्पिटल जाके जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट ले सकें। और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई जाँच करानी तो जाँच की सुविधा का भी उनको कल से ही प्रारंभ करने के लिए बोला है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक जो खून की जाँच है, जो अपनी CBC होती है या जो बायोकेमिस्ट्री की जाँचें होती है वो जाँचें, ECG और एक्सरे फैसिलिटी, ये अपने को अभी जो 6 आवर्स के लिए मिलती है उसको 12 आवर्स के लिए अवेलेबल कराएं। इसी प्रकार दवाई कोई जो लेना चाहता है तो दवाई, क्योंकि निःशुल्क दवाई योजना, जो निःशुल्क जांच योजना है, ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, तो इसमें अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले, ये निर्णय लिया गया। एक जो माल प्रैक्टिस रिलेटेड है उसमें कोई अधिकतर डॉक्टर्स तो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। पिछली बार हमने विजिट भी किया था, कुछ एक डॉक्टर्स को चेतावनी भी दी थी, उन्होंने भी अब इम्प्रूव किया है। पर कुछ डॉक्टर्स अभी भी बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं या प्रोपेगेंडा आइटम्स लिखते हैं, उनके नाम चिन्हित हैं, कलेक्टर साहब को जांच के लिए दिए हैं, कलेक्टर साहब उनको समझाएंगे भी और आई होप दे विल इम्प्रूव। कुछ माल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ डॉक्टर्स की इस तरह की शिकायत है कि हॉस्पिटल आवर्स के दौरान वो बाहर चले जाके या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इस तरह का मैंने कलेक्टर साहब को ये भी कहा कि अगर आवश्यक हो तो जो वीडियो कैमराज वहाँ हॉस्पिटल में लगे हुए हैं उनको निकलवा के उनकी जांच की जाए, जो ऐसे शिकायत है। पर ये रुकना चाहिए और इसका देखिए ये तरीका सही नहीं है कि हम जांच करें या फिर नोटिस दें, चार्जशीट दें। ये जो एसके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, अपने अच्छे और पारंगत डॉक्टर्स हैं, उनको खुद भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जो तनख्वाह मिल रही है सरकार से, उसके अलावा माल प्रैक्टिस से कोई एक्स्ट्रा पैसा कमाने के उनकी खुद की बदनामी होती है, हॉस्पिटल की बदनामी होती है। तो इसको सख्ती से रोकने के निर्देश प्रिंसिपल साहब को और पीएमओ साहब को प्रदान किए। मैं समझता हूँ कि कुछ समय में आपको ये बदलाव भी आपको नजर आएगा। अगर आपके भी कोई प्रकरण ऐसा कोई ध्यान में आता है तो आप भी प्रशासन के ध्यान में तत्काल लाएं, मेरे ध्यान में लाएं, जिससे उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जा सके, जिससे लोगों को अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना पड़े। एक से पिछली बार एमएलए कोटे से सीकर में CCTV कैमरे लगाए गए थे, अभी और कैमरे लग रहे हैं, लेकिन पहले वाले जो कैमरेज हैं वो सारे ख़राब पड़े हैं, किसी का वायर टूटा हुआ है, किसी का कुछ है। जब वारदात हो जाती है या पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो उनमें से वो वारदात कवर ही नहीं हो पाती। देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट सिस्टम में कि जो पैसा खर्च करके जो चीज़ बन जाती है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जैसे कल जो खाटू श्याम जी की मीटिंग ली थी तो ये देखा गया कि 14 करोड़ का कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है और 14 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, पर उसका पूरा उपयोग जो अपने नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी, वो उसका नहीं कर पा रहे थे, या जो टूरिज्म अधिकारी थे, अब कल बैठक रही उनको निर्देश दिया। इसी प्रकार से अर्बन हाट या आधा बना हुआ है, ऐसे इस तरह। तो आप जो कैमराज की बता रहे हैं उनकी भी स्थिति, एक और जगह की बात आई थी वहाँ 23 लाख रुपए कैमरा लगे हुए, वो उपयोग नहीं हो पा रहे। तो इसमें हाँ, तो मैं समझता हूँ ये सतत चीज़ें हैं और ये कमियाँ हैं। आपका भी दायित्व है कि आप ध्यान में लाएँ और उसको, हमारा दायित्व है फिर कि बॉल जब हमारे पाले में आ जाए, प्रशासन के पाले में आ जाए, तो हम उस चीज़ों को इम्प्रूव करें। मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको दिखवा करके चालू कराएं, क्योंकि क्राइम कंट्रोल में CCTV कैमरा की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। दादा इसमें एसपी साहब का ये प्लान है कि और जगह जैसे हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, चोरी घटना ज़्यादा होती है, वहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पे CCTV कैमरा लगाया जाए, जिससे अपराधियों पर नज़र रह सके और उनको जल्दी से पकड़ा जा सके। अगर कोई ऐसा होता है उसको जल्दी ठीक करा के उसको प्रारंभ किया जाएगा, उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। तो संपर्क पे कई तरह की शिकायतें पहले भी आई है, उसमें काफ़ी निस्तारित हुई है, अब वापस से शिकायतें, काफ़ी शिकायतें हैं। किस तरीके की शिकायतें और उनका क्या निस्तारण? संपर्क पे देखिए, कोई भी व्यक्ति
उसको कोई जन सुनवाई में जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से वो अपलोड कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है और सरलता से कर सकता है। उसमें कंसर्न ऑफिसर के पास कंप्लेंट जाती है। सीकर में जो जिस तरह की शिकायतें आई थी, कल जो श्री माधोपुर में जन सुनवाई में आज भी जो शिकायतें आई हैं वो पानी संबंधी शिकायतें आ रही हैं, एक रेवेन्यू मैटर संबंधी है जिसमें स्पेशली अतिक्रमण और राजकीय भूमि का अतिक्रमण, चारागाह भूमि का अतिक्रमण, स्कूल के खेल मैदान के अतिक्रमण के ऑलरेडी 13 मामले चिन्हित हैं जिसमें हमने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि उसको 15 डेज़ के अंदर उसका समाधान करें कि मतलब अगर बच्चों के खेलने के स्थान पे कोई व्यक्ति अतिक्रमण, इस तरह कंप्लेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है। फिर कुछ पुलिस से रिलेटेड है, कुछ मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इस तरह कंप्लेंट्स है। तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका रियल डिस्पोजल होना चाहिए, उसका न्यायपूर्वक और समुचित एप्रोप्रिएट डिस्पोजल होना चाहिए। कई बार क्या होता है अधिकारी उसको समय से या तो देख नहीं पाते कार्य की अधिकता से या लापरवाही की वजह से, और फिर उसका पेपर डिस्पोजल हो जाता है। उसमें एसडीएम साहब की तरफ से ये जवाब आ जाता है अतिक्रमण हटाने के साहब तहसीलदार जी को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जबकि ये एक्चुअल डिस्पोजल नहीं, ये सिर्फ पेपर डिस्पोजल। तो इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय में सभी जो 5 जिले हैं उनकी शिकायतों की बहुत प्रभावी मॉनिटरिंग की जाती है। एक आप कलेक्टर साहब से पूछिए कि कितना मैं उनको इसके लिए बॉदर करता हूँ, बार बार उनको लिस्ट भेजता हूँ, और जिस केस में हमें लगता है कि न्यायपूर्वक निस्तारण नहीं है उसको हम रीओपन करते हैं, रीओपन करके रीसेंड करते हैं, और जब तक उसका न्यायपूर्वक निस्तारण, तो ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई गैप्स रह सकते हैं। बट हमारी कोशिश रहती है कि जो आमजन की जो भी शिकायतें हैं उसका न्यायपूर्वक, और जिससे उसको जो कानून का शासन की जो व्यवस्था है उसमें उसका विश्वास बना रहे। सर, कोविड एक बड़ा चैलेंज एक बार वापस उभर के आ रहा है, दूसरी लहर आ रही है, हमारे खाटू श्याम जी में कुछ ज़्यादा ही केसेज आए हैं, किस तरीके से निपट पाएंगे? देखिए, कोविड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की और पुलिस की अच्छी तैयारी हैं। जैसे कल खाटू श्याम जी का विजिट हमने किया था तो कल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन इन्होंने बनाया है, जिस तरह की बैरिकेडिंग कर रखी थी, वो व्यवस्था पुलिस आपकी मैं समझता हूँ चप्पे चप्पे पे कल वहाँ पुलिस तैनात थी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरा इसमें कहना है कि जिला प्रशासन की और पुलिस की तैयारियाँ अपनी जगह हैं और सरकार की मंशा अपनी जगह, साथ में आम लोगों को भी थोड़ा सा इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है, और वो आपकी भूमिका भी है, और उसमें लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जबरदस्ती लोगों का आना जाना कब तक रोकेंगे? जबरदस्ती मास्क किस को पहनाएंगे? जबरदस्ती सैनिटाइजर को यूज़ नहीं कर सकते, बाजार में करा सकते हैं, घर पे नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस एजुकेशन से और बिहेवियरल चेंज से ही इसमें लॉन्ग टर्म में जो कंट्रोल है वो हो पाएगा। इसमें क्या एक बार तो लोग समझ चुके थे, लेकिन एक बार कार्रवाई कम हो गई तो वापस वो ढिलाई आ गई, लोगों ने कार्रवाई का भी इशू है। देखिए, और 1 साल तक उस बंदिशों में रहना लोगों के लिए बहुत मतलब एक कठिन कार्य होता है। तो पर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एफर्ट है वो पूरा किया जाएगा। इसमें सीएम साहब बहुत गंभीर हैं। सीएम साहब इसमें 2 वीसी ले चुके हैं, हम लोगों की कलेक्टर्स की वीसी ले चुके हैं। बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क की पालना, और जो कंटेनमेंट जोन बनाना है, अभी कर्फ्यू का जो समय और उसको कम कर दिया, आपको पता है कि जो 11 बजे था वो 10 बजे से ही कर दिया गया है। तो सरकार इसमें पूरी तरह सजग है और वी आर वॉचिंग, क्योंकि अब केसेस बढ़ने पे एक्सट्रीम मेजर्स अगर अभी से लेना शुरू करेंगे तो उससे जो दैनिक जनजीवन है और जो लोगों का जो व्यवसाय है, आजीविका है, वो प्रभावित होती है। तो इसमें बैलेंस करके ही एक्शन लेना इसमें उचित रहेगा। बट मैं समझता हूँ कि इसमें कठिनाई आगे नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, जो जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन बहुत कॉम्पिटेंट है, उसमें बिल्कुल इफेक्टिवली इसको चेक कर पाएंगे। थैंक यू। संभागीय आयुक्त ने गुरुवार को इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने इंदिरा रसोई में 8 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कूपन भी कटवाए और इंदिरा रसोई में खाना भी खाया और क्वालिटी की भी जांच की। संभागीय आयुक्त के साथ जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, एडीएम धारा सिंह मीणा, नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने खाने का स्वाद चखा।